हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट के बारे में। चूँकि आप लोग जानते हैं इस वर्ष जैक के द्वारा कोई भी मॉडल पत्र जारी अभी तक नहीं किया गया है, तो हम लोग पिछले वर्ष जो जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र था उसी का समाधान अभी करेंगे और उसी को देखेंगे जो आपकी इस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए, जब तक इस वर्ष का प्रश्न पत्र ना आ जाए मॉडल प्रश्न पत्र, तब तक हम लोग पिछले वर्ष के मॉडल प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें। और ये भी प्रश्न पत्र जो है इस बार के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 40 मार्क्स के हैं। इस बार आपसे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट आधा घंटा 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा आपको, जिसमें एक प्रश्न पत्र मिलेगा जिसमें 40 प्रश्न होंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सब में 4-4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक एक सही उत्तर को चुनना है। और जैसे ही ये 1.5 घंटा ख़त्म होगा उसके बाद फिर अगले 1.5 घंटे के लिए आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जिसमें भी 40 मार्क्स के प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। तो चलिए देखते हैं 40 मार्क्स के जो फर्स्ट 1.5 घंटे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग देख लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को आप किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इसको जैसे आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 78 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 39 आएगा, फिर इसको 3 से भाग देंगे तो 13। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 156 इज इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो जा रहा है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है उसको आप टिक कर लेंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन है 196 तथा 404 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 4 दिया है, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। कैसे करते हैं, अगर कोई भी 2 संख्या और उसका HCF दिया हो तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं और उसको HCF से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 96 × 101 यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगला जो प्रश्न है 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 4, 5 और यहाँ पे 7 आएगा। चूँकि यहाँ पे 4, 5 और 7 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसीलिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा एलसीएम मिल जाएगा। 3, 4 जा 12, 12, 5 जा 60, तो 60 × 7 जो भी होगा वही आंसर आपका आएगा। 420 ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो अगला प्रश्न है धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन देख सकते हैं। 6³ + 2 का कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सम संख्या को निरूपित करता है। अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक। तो हम लोग जानते हैं शून्यक कैसे निकालेंगे। कोई भी बहुपद का शून्यक इक्वल टू 0 करके निकाला जा सकता है। आप इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे और x का जो भी मान आएगा वही आपका शून्यक होगा। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक बराबर हैं किंतु विपरीत हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x का जो मान होगा वो अगर एक c हो जाता है तो दूसरा -c होगा। आप उसी प्रकार से इसका मान निकाल सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि शून्यक बराबर है। तो बहुपद में शून्यक बराबर कब होता है, जब d का मान शून्यक बराबर है, यानी कि जब d का मान 0 हो जाएगा तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, d का मान 0 कर दें तो काफ़ी आसानी से a का मान आपका निकल जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। क्या है देख लेंगे हम लोग। किसी बहुपद के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यकों की संख्या ग्राफ से हम लोग देखते हैं कि ग्राफ x एक्सिस को कितना बार टच किया है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x एक्सिस को 2 बार टच किया, इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण युग्म का हल कितना होगा। तो अद्वितीय हल होते हैं। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है
तो इसमें अद्वितीय हल होंगे, एक ही हल होंगे। अगले प्रश्न को देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को। रेखाओं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 के कितने हल होंगे? इसको आप a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 फाइंड करके देख सकते हैं कि इसके कितने हल होंगे। अगला है, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत कब होता है? असंगत तब होगा जब रेखाएं एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी, यानी कि रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समीकरण युग्म 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 का हल क्या होगा? इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो सकता है क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होगा वो असंगत कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो जैसे ही दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 मिलेगा, यानी x इक्वल टू 2। तो आप a या b में कोई भी आंसर इसका होगा। यहाँ पे x इक्वल टू 2 रख देंगे, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि 2 माइनस 1। तो y का मान 1 आ जा रहा है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो इसको आप पहले सॉल्व कर लेंगे। होल स्क्वायर जो है क्वेश्चन दिया हुआ, होल स्क्वायर जहाँ भी है इसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जब ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में हो, जो भी इक्वेशन, वही द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा वहीं से। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात समीकरण 3x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मोल 4 है, तो k का मान क्या होगा? चूँकि दिया हुआ है कि एक मोल का मान 4 है, तो वहाँ से आप इसमें x का मान 4 रख के और इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको x का मान मिल जाएगा, k का मान मिल जाएगा। ठीक है, x का मान आप 4 रखेंगे तो k का मान आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और माइनस 2 हो, निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों हल जो दिए हुए हैं 2 और माइनस 2 है, तो ये जो द्विघात समीकरण होगा वो x माइनस 2 गुने x प्लस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो x² माइनस 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति हम लोग d निकाल के फाइंड करते हैं। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, b यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो b² माइनस 4 इंटू a का मान 4 है, इंटू c 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 16 माइनस 16 यानी कि d इक्वल टू 0। तो g इक्वल टू 0 जब होता है तो इसके वास्तविक और बराबर मूल होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेंगे अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर निकालना है, यानी कि b² माइनस 4ac आपको फाइंड कर लेना है। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो a का मान क्या होगा? मूल समान कब होते हैं? जब d का मान 0 हो जाए, तो आप b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके a का मान निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि b² माइनस 4ac जो होगा आपको ज्ञात कर लेना है। AP दिया हुआ है के लिए क्रमशः पद a और d सार्वंतर क्या है? आपको a और d फाइंड करना है। a चूँकि हम लोग जानते हैं a प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद इसमें क्या है? 3/2 है, और सार्वंतर दोनों में जो अंतर होता है, पहला और दूसरा पद में जो अंतर होगा, तो यहाँ पे अंतर हम लोग देख पा रहे हैं -1 का है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें देख पा रहे हैं अगला प्रश्न भी आपका AP से ही है। 10, 7 और 4 का 30वां पद क्या होगा? तो आप यहाँ पे फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न को हम लोग देख लेंगे,
क्वेश्चन नंबर 23 को 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है? तो टी एन का मान यहाँ पर 27 है, ए का मान 5 है और डी का मान 7 - 5 यानी कि 2 है। तो आप इसको फाइंड करके देख सकते हैं कि कौन सा पद एन का मान कितना आ रहा है। जो भी होगा उसको आप टिक कर लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, 8, 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या है? तो आप इसको जानते होंगे कि एस एन का फॉर्मूला लगा के फाइंड करना होता है। एस एन = n/2 2a + n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? तो संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, ये जो है बहुभुज समरूप होते हैं तो समरूप तब होंगे जब संगत भुजाएं समानुपातिक हो। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 26 नंबर, ये थेल्स प्रमेय लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 27 नंबर, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा डैश होती है? तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा अभी हम लोगों ने देखा समानुपातिक होती है। एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ABC और PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? आप इसको देखेंगे कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे लग रहा है, किस समरूपता की कसौटी का उपयोग यहाँ पे किया गया है उसको आप देख लेंगे। मान लीजिए ABC यहाँ पे समरूप दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या होगा इसका आंसर। उसी तरह से अगला और भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं, इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में, इस बार के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसीलिए आप ज़रूर इन प्रश्नों को सॉल्व कर लें एक बार। 90 डिग्री केंद्रीय कोण मतलब थीटा का मान 90 डिग्री और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जो त्रिज्यखंड का होता है वो θ/360 × πr² होता है। यहाँ पे चूँकि थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90/360 1/4 हो जाएगा, तो πr²/4। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न और भी है दिया हुआ, इसको आप कर लेंगे। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्नों को। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान कोने में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है? तो आप इसका भी क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। वर्गाकार मैदान है, आप एक वर्ग पहले बना लेंगे। यहाँ पे कोने में 7 मीटर लंबी, यहाँ पे एक कोना है और इस कोने से 7 मीटर लंबी रस्सी, यानी कि ये जो घोड़ा है यहाँ तक घास चर पाएगा। यहाँ पे आर का मान जो है 7 मीटर है, बांध दिया गया। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है? तो यहाँ पे आप एक ये वृत्त का एक चतुर्थांश है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 πr², जहाँ पे पाई का मान आप रख देंगे और आर का मान 7 रख देंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हमने सेट 3 के प्रश्नों को जो पिछले साल जैक के द्वारा जारी किया गया था सैंपल प्रश्न पत्र के द्वारा, उसको सॉल्व किया। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगे, तो आप ज़रूर इस प्रश्नों को एक बार देख लें।